से पहले जो हमारा ध्येय वाक्य है स्वस्थ भारत स्मस्त भारत, उसको ध्यान में रखते हुए हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। और आज की चर्चा शुरू करने से पहले हमारा हमेशा की तरह हम लोग पहले धन्वंतरी वंदना करेंगे और उसके बाद फिर व्याख्यान माला को शुरू करेंगे। निवारिक जी धन्वंतरी वंदना एक बार। दीक्षा जी। डॉक्टर दीक्षा। चलिए मैं एक बार धन्वंतरी वंदना बोल देता हूँ, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। धन्यवाद। हेलो और आज डॉक्टर का विकास जी। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनुभा कोई मीटिंग में है तो वो नहीं आ पाएंगी, डायरेक्ट भुवनेश जी का ही करवाना है। जी 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 ओके। डॉक्टर साहब, ठीक, धन्यवाद जी। आज हमारे बीच में एक बहुत ही हमें सिंपल कहना चाहिए या सरल ऐसे पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, डॉक्टर भुवनेश कुमार शर्मा जी। और मेरी भी 10 मिनट पहले इनसे बात हुई और कुछ जानकारी इनसे जाननी चाहिए मैंने। तो इनका एक ही मतलब, एक ही वाक्य मुझे बोला कि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। तो आपका बड़कपन है डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी मेरे पास अभी है मैं अपने ऑडियंस से एक बार शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर भुवनेश जी अभी कार्यरत हैं एनआईए जयपुर में, डिपार्टमेंट ऑफ मौलिक सिद्धांत में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। और इससे पहले डॉक्टर साहब सीसीआरएस में लगभग 18 साल से रिसर्च कार्य में संलग्न हैं। डॉक्टर साहब ने अपना यूजी एनआईए जयपुर से और पीजी भी एनआईए जयपुर से ही कंप्लीट किया। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने 7 से ज़्यादा ई बुक्स को पब्लिश किया है और समय समय पर रिसर्च के माध्यम से जो सीसीआरएस में डॉक्टर साहब ने काम किया है उसके माध्यम से फैकल्टी का और स्टूडेंट्स का ज्ञान वर्धन करते आ रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, जैसे पता लगा कि सुबह ही बोला मैम ने, और आप बिल्कुल तत्पर हैं हमारे को थोड़ा ज्ञान देने के लिए। और आज आप चर्चा करेंगे प्रकृति विमान स्थान, चरक विमान स्थान के अनुसार प्रकृति को कैसे समझना चाहिए, उसके बारे में डॉक्टर भुवनेश जी बात करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ डॉक्टर भुवनेश जी से आग्रह करता हूँ कि अपनी बात रखें। डॉक्टर भुवनेश जी। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। आज सुबह हेतल मैडम ने आदेश दिया कि आज के व्याख्यान में प्रकृति पढ़ाना है, तो मैं कोशिश करूँगा। हम सभी लोग प्रकृति के बारे में परिचित हैं। जो विमान स्थान में जो आतुर्देश परीक्षा है, आतुर्देश परीक्षा के अंतर्गत प्रकृति सबसे पहली परीक्षा है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, क्लियर है। तो आतुर्देश परीक्षा के अंतर्गत प्रकृति परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, सबसे पहली परीक्षा है। वैसे तो सभी आचार्यों ने अपने अपने तरीके से, किसी ने बहुत जैसे शारंगर संहिता ने बहुत छोटे से केवल 3 श्लोकों के द्वारा प्रकृति
का वर्णन कर दिया। इसी तरीके से चरक, सुश्रुत, वाग्भट सभी आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रकृति का विश्लेषण किया है। मुझे इन सभी आचार्यों के विश्लेषण में जो सबसे अच्छा और सबसे सरल जो विश्लेषण है वो आचार्य चरक का लगता है। आचार्य चरक ने गुणों के आधार पर, एक एक गुण के आधार पर प्रकृति को किस तरीके से परीक्षा की जाए उस तरीके से विश्लेषण किया है। तो हम लोग चरक संहिता विमान स्थान का जो 8वां अध्याय है उसमें जो आतुर्देश परीक्षा के अंतर्गत जो प्रकृति परीक्षा जो बताई है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है? जी डॉक्टर साहब, ठीक है जी, आगे डॉक्टर साहब। ठीक है। तो सबसे पहले, वैसे तो हम सब लोग जानते हैं प्रकृति के बारे में, फिर भी क्योंकि BMS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी एक आध बच्चे हो सकते हैं, तो ये उनके लिए परिचय के लिए मैं बता देता हूँ। जो प्रकृति जो है ना हमारे शरीर में दोषों की प्राकृतिक रूप में जो स्थिति होती है उसको प्रकृति कहते हैं, और वह प्रकृति जो है ना हमें जन्मना मिलती है। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें वात, पित्त और कफ तीनों दोषों की समता पाई जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें वात की अधिकता पाई जाती है, कुछ लोगों में पित्त की अधिकता पाई जाती है, कुछ लोगों में श्लेष्मा की अधिकता पाई जाती है। तो इनमें जो जिन लोगों में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों की समता पाई जाती है, ऐसे लोग प्राय तेसाम अनातुरा पूर्वे, ऐसे लोग प्राय स्वस्थ रहते हैं, उन्हें प्राय किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। इसके बाद की जो वातज, पित्तज और जो कफज प्रकृति है, तो इस ऐसे लोगों को कोई न कोई बीमारी होती रहती है। जैसे जो वात की अधिकता वाले, जो वातज प्रकृति वाले या वातल व्यक्ति होते हैं, उन्हें वातज रोगों की होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसी तरीके से पित्तल व्यक्तियों में, यानी पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में पित्तज रोगों की होने की ज़्यादा संभावना रहती है। श्लेष्मल व्यक्तियों में श्लेष्मिक रोगों की होने की संभावना रहती है। और वर्तमान में जो दिखाई देता है, ज़्यादातर लोग द्वंद्वज प्रकृति के होते हैं। तो द्वंद्वज प्रकृति वाले लोगों में सबसे ज़्यादा रोगों के होने की संभावना रहती है। फिर भी चूँकि दोषों की अधिकता होते हुए भी चूँकि ये हमें जन्मना मिलती है, और जन्मना मिलती है इसलिए किसी एक दोष की अधिकता होते हुए भी उसमें रहने की हमको जन्म से आदत हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इस व्यक्ति में वात की अधिकता है, अथवा पित्त की अधिकता है, अथवा कफ की अधिकता है। तो इस दृष्टि से हम जो प्रकृति का जो अध्ययन करते, प्रकृति की जो परीक्षा करते हैं, उसके द्वारा हमको ये पता लगता है कि व्यक्ति में कौन सा दोष स्वभाव रूप में प्रकृतितः बढ़ा हुआ मिलता है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रकृति का निर्माण कब होता है, जब शुक्र और शोणित गर्भाधान के समय, जब शुक्र और शोणित का जब मिलन होता है, उसी समय हमारी प्रकृति का निर्माण हो जाता है। और उस प्रकृति के निर्माण में जो दोष बढ़ा हुआ होता है, उस बढ़े हुए दोष को कहते हैं उत्कट दोष। यानी बढ़े हुए दोष बढ़ा हुआ होने के बावजूद वो हमारे स्वभाव में स्थित रहता है, इसलिए उसके द्वारा दोष प्रकोपित नहीं होते हैं, बल्कि दोषों की वृद्धि पर्टिकुलर किसी एक दोष अथवा दो दोष की वृद्धि, अथवा यदि तीनों दोष साम्यावस्था में यदि
सम प्रकृति यदि पाई जाए तो तीनों दोषों की साम्यावस्था की स्थिति व्यक्तियों में पाई जाती है। तो वाग्भट ने ये बताया है कि ये जो 3 प्रकार की प्रकृतियां होती है, इनमें जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रकृति है वो तीनों दोषों की साम्यावस्था वाली है, और जो वातज प्रकृति है वह हीन प्रकृति है। हीन प्रकृति क्यों है? क्योंकि उसमें रोगों के होने की ज़्यादा संभावना रहती है। पित्तज प्रकृति मध्यम प्रकृति है, क्यों है? क्योंकि उसमें वातज प्रकृति की अपेक्षा कम रोग होते हैं और कफज प्रकृति की अपेक्षा ज़्यादा रोग होते हैं। और जो श्लेष्मल प्रकृति वह उत्तम प्रकृति है, वह उत्तम प्रकृति क्यों है? क्योंकि श्लेष यूँ कहा गया है कि प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा। श्लेष्मा हमारे शरीर का बल माना जाता है। यदि हमारे शरीर में श्लेष्मा प्राकृतिक स्थिति में रहता है तो हमारा शरीर बलवान रहता है, श्लेष्मा हमारे शरीर का बल बन जाता है। तो इस कारण से श्लेष्मल व्यक्तियों को, श्लेष्म प्रकृति वाले व्यक्तियों को उत्तम माना जाता है। और जो तीनों दोषों की साम्यावस्था वाली जो प्रकृति है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। और यदि 2 दोषों के द्वारा यदि हमारी प्रकृति का निर्माण होता है तो वो निंदे होती है। निंदे क्यों होती है? निंदे 2 दोषों की अधिकता से होने वाली प्रकृति के कारण हमारा शरीर सर्वदा किसी न किसी रोगों से ग्रस्त रहता है, इसलिए द्विदोष प्रकृतियां निंदे मानी जाती हैं। प्रकृति के निर्माण में यद्यपि सबसे ज़्यादा योगदान होता है शुक्र और शोणित का, लेकिन शुक्र शोणित के अलावा भी दूसरे भी फैक्टर होते हैं, वो भी हमें जानने चाहिए। वो फैक्टर कौन से होते हैं? काल गर्भाशय प्रकृति, किस समय गर्भाधान होता है और गर्भाधान होने के बाद 9 मास का जो काल है, उन 9 मासों में गर्भ पर कौन कौन से दोष की अधिकता का प्रभाव पड़ता है, गर्भाशय पर और गर्भ पर किन किन दोषों का प्रभाव पड़ता है, उस आधार पर भी प्रकृति का निर्माण होता है। इसके अलावा आतुर आहार विहार प्रकृति, माता किस प्रकार के आहार विहार का सेवन करती हैं, वह माता के द्वारा किया जाने वाला जो आहार विहार है वह भी प्रकृति के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। इसी तरीके से गर्भ पर जो हमारा जो पंचभौतिक गर्भ चूँकि पंचमहाभूतों और आत्मा के संयोग से बनता है, तो गर्भ में पंचमहाभूतों की स्थिति स्वाभाविक रूप में किस रूप में मिलती है, और माता के आहार विहार के द्वारा, माता के गर्भाशय के माध्यम से जिस प्रकार से पोषण मिलता है वह, और उस समय जो जो ऋतुएं आती है उन ऋतुओं के आधार पर, उन सभी के आधार पर महाभूतों का जैसा प्रभाव पड़ता है उसके आधार पर भी प्रकृति का निर्माण होता है। तो इस तरीके से शुक्र शोणित, गर्भाधान काल, गर्भाशय, माता के द्वारा किया जाने वाला आहार विहार और महाभूत, इन सब के द्वारा प्रकृति का निर्माण होता है। इस तरीके से कुछ व्यक्ति वातज, कुछ व्यक्ति पित्तज, कुछ व्यक्ति कफज, कुछ व्यक्ति वात पित्तज, कुछ वात कफज, कुछ पित्त कफज, और कुछ व्यक्ति तीनों दोषों की साम्यावस्था वाले जन्म से ही बन जाते हैं। तो इस प्रकार की हमारे शरीर में प्रकृति होती है। अब इस प्रकृति की परीक्षा कैसे करें? तो प्रकृति की परीक्षा के लिए आचार्य चरक ने गुणों के आधार पर प्रकृति की परीक्षा का विश्लेषण किया है। अब जब हम इन गुणों का यदि विचार करें तो हमें ये 3 श्लोक, 3 वाक्य हमें दिखाई देते हैं। श्लेष्मायी स्निग्ध लक्षण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्मित गुरु शीत विचलाक्षय। इस प्रकार से श्लेष्मा के ये जो 12 गुण हैं, इन 12 गुणों के द्वारा हम प्रकृति का परीक्षण कर सकते हैं। इसी तरीके से पित्त के 6 गुणों के द्वारा प्रकृति का परीक्षण कर सकते हैं। पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम मिश्रम अम्लम कटुपंच। इसी तरीके से वात के 8 गुणों के द्वारा प्रकृति का परीक्षण किया जाना संभव है। वातस्तु रूक्ष लघु जल बहु शीघ्र शीत परुष विशद है। अब चूंकि हमने
प्रकृति के निर्माण में 3 दोषों वात पित्त और कफ का कर्तृत्व माना है और उन तीनों दोषों की बराबर बराबर सत्ता है, तीनों दोष इक्वल है। लेकिन जब हम प्रकृति का परीक्षण करने लगते हैं तो श्लेष्मा के 12 गुण होते हैं, पित्त के 6 गुण होते हैं और कफ के 8 गुण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको इन तीनों को बराबर करने के लिए श्लेष्मा के 12 गुणों को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके एक 24 संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से पित्त के 6 गुणों को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब 24 संख्या आएगी। इसी तरीके से वात के 8 गुणों को प्रत्येक गुण को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब 24 संख्या आएगी। कहने का तात्पर्य है कि श्लेष्मा का यदि एक गुण उस पर्टिकुलर व्यक्ति में श्लेष्मा का यदि एक गुण बढ़ा हुआ दिखाई देता है तो एक गुण को हम 2 मार्क देंगे। पित्त का यदि एक गुण यदि बढ़ा हुआ दिखाई देता है तो उस एक गुण को हम 4 मार्क देंगे और यदि वात का एक गुण बढ़ा हुआ मिलता है तो उस वात के एक गुण को हम 3 मार्क देंगे। तब ऐसी स्थिति में वात पित्त और श्लेष्मा तीनों की मार्किंग समान रूप से हो जाएगी। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये गुण, इन गुणों को व्यक्ति के शरीर में हम किस तरीके से परीक्षा करें। जैसे सबसे पहले हम श्लेष्मा की बात करते हैं और हम तीनों दोषों को हम साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि पहले श्लेष्मा प्रकृति पढ़े, उसके बाद पित्त प्रकृति पढ़े और उसके बाद वात प्रकृति पढ़े, तो वो थोड़ा सा समझने में थोड़ा अरुचिकर होगा। लेकिन हम चूँकि हमने जैसे गुरुवादी गुण पढ़े हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण आदि, जो आपस में जो द्वंद्व, आपस में जो जोड़े रूप में हमने जो गुण पढ़े हैं, उसी तरीके से यदि प्रकृति के गुणों को जोड़े के रूप में यदि हम समझेंगे तो हमारे लिए समझना बहुत सरल हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम श्लेष्मा के स्निग्ध गुण की बात करेंगे उसी समय हम वात के रुक्ष गुण की भी बात करेंगे। साथ साथ यदि हम स्निग्ध और रुक्ष गुण को समझ लेंगे तो प्रकृति परीक्षण करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं श्लेष्मा के स्निग्ध गुण की। तस्य स्नेहात् श्लेष्मला स्निग्धांगा। चूँकि श्लेष्मा में प्रकृति रूप में स्निग्ध गुण पाया जाता है, इसलिए जिन व्यक्तियों की प्रकृति श्लेष्मल प्रकृति होती है उन व्यक्तियों का शरीर स्निग्ध होता है। अब इस शरीर की स्निग्धता का आभास हम कैसे करेंगे? जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उस व्यक्ति का शरीर, कुछ व्यक्तियों का शरीर ऐसा होता है कि शरीर चमकता हुआ, चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि स्निग्ध गुण के द्वारा शरीर की चमक हमें दिखाई देती है, तो इस तरीके से श्लेष्मा के स्नेह गुण को हम व्यक्ति के शरीर पर, व्यक्ति के चेहरे पर, व्यक्ति की त्वचा पर हम देख सकते हैं। तो और इसको कैसे देखेंगे? जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं कि स्निग्ध गुण को आप कैसे देखोगे, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि देखकर श्लेष्मा के स्निग्ध गुण का हम पता करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम देखकर नहीं बल्कि स्पर्श करके श्लेष्मा के स्निग्ध गुण की परीक्षा करते हैं। वास्तव में श्लेष्मा के स्निग्ध गुण की परीक्षा देखकर की जाती है और जिस गुण की परीक्षा स्पर्श करके की जाती है उस गुण को कहते हैं श्लक्षण। तो देखकर हम श्लेष्मा के स्निग्ध गुण की परीक्षा करके ये जानते हैं कि ये व्यक्ति स्निग्ध है और स्पर्श करके ये जानते हैं कि ये व्यक्ति श्लक्षण अंगों वाला है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति में श्लक्षण गुण की अधिकता है। ये स्पर्श करके हम पता करते हैं। तो सबसे पहले हम श्लेष्मा के स्नेह गुण के द्वारा प्रकृति की परीक्षा करेंगे। आसानी से व्यक्ति को देखने पर ही पता लग जाता है कि इस व्यक्ति में स्नेह गुण के द्वारा इसका चेहरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी त्वचा पर स्नेह गुण दिखाई देता है। तो इस तरीके से श्लेष्मा के स्निग्ध गुण की परीक्षा आसानी से हो जाती है। स्निग्ध गुण के साथ साथ ही हम रुक्ष गुण की भी परीक्षा हम साथ साथ कर लेते हैं। वात के रुक्ष गुण के द्वारा व्यक्ति का जो शरीर होता है वह शरीर रुक्ष, अपचित और अल्प शरीर होता है। रुक्ष गुण, अब स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण की परीक्षा करने के पहले किस तरीके से कर पाएंगे?
व्यक्ति को जिस दिन व्यक्ति की परीक्षा करनी है उस दिन व्यक्ति को, उससे एक दिन पहले व्यक्ति को कहा जाएगा कि जिस भी दिन आपको प्रकृति का परीक्षण करना हो, जिस दिन आपको प्रकृति का परीक्षण करवाना हो, उस दिन आप साबुन से नहीं नहाएंगे और नहाने के बाद किसी प्रकार के तेल आदि का प्रयोग, तेल या किसी प्रकार के क्रीम आदि का प्रयोग भी नहीं करेंगे। यदि हम साबुन से नहा लेते हैं तो साबुन से नहाने के बाद यदि हम बहुत जल्दी 1-2 घंटे के अंदर यदि प्रकृति परीक्षा करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर पर रुक्षता दिखाई देगी। इसी तरीके से यदि हम साबुन से नहाने के बाद भी यदि शरीर में तेल आदि का, क्रीम आदि का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर पे स्वाभाविक स्निग्धता न होकर कृत्रिम स्निग्धता हमें दिखाई देगी। तो इस तरीके स्नेह और रुक्ष गुण को जानने के लिए हमें रोगी को बिना साबुन से नहाना और नहाने के बाद किसी प्रकार का तेल या किसी प्रकार के स्निग्ध गुण का प्रयोग नहीं करना, ये हम बताएंगे। इसी तरीके से व्यक्ति को हम ये भी कहेंगे कि जिस दिन प्रकृति परीक्षण करें कम से कम उसके 1 वीक पहले से न तो अधिक स्निग्ध आहार करे और न तो अधिक रुक्ष आहार करे, सामान्य आहार का प्रयोग करे। तब हमें उसकी प्रकृति स्थित स्निग्ध और रुक्ष गुण का अच्छी तरीके से हमें पता चलेगा। तो स्निग्ध गुण देखने पर शरीर की स्निग्धता देखने पर पता लगती है। इसी तरीके से शरीर की रुक्षता भी देखने पर पता लगती है। यदि बहुत ज़्यादा रुक्षता होगी तो उसका चेहरे पर सफ़ेदी दिखाई देगी और यदि रुक्षता कम होगी तो ऐसी स्थिति में सफ़ेदी नहीं दिखाई देगी लेकिन चेहरा चमकता हुआ भी नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से रुक्ष शरीर, व्यक्ति का रुक्ष शरीर होना यानी शरीर में स्निग्धता का न दिखाई देना, यही व्यक्ति में रुक्षता है। इसी तरीके से रुक्षता की परीक्षा करने के लिए कुछ और भी आचार्य ने मापदंड बताए हैं कि अपचित शरीर यानी वातल प्रकृति वाले व्यक्तियों का शरीर दुबला पतला होता है। उसके शरीर में सभी जो 7 धातुएं हैं वो 7 धातुएं सम्यक परिमाण में नहीं होती हैं और खासकर मांस में आदि धातुएं अल्प परिमाण में होती हैं। इस कारण ऐसे व्यक्ति अपचित होते हैं, दुबले पतले होते हैं। जबकि जो श्लेष्मिक प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं वे उपचित होते हैं, उनके शरीर में मांस मेद आदि धातुएं सम्यक परिमाण में होती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति दुबले पतले नहीं होते, बल्कि न तो मोटे होते हैं न तो दुबले पतले होते हैं, बल्कि सम्यक उपचित होते हैं। इसी तरीके से वातिक प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं वो अल्प शरीरा, यानी वातिक प्रकृति वाले कुछ व्यक्तियों का शरीर से छोटे होते हैं। अपचित शरीरा यानी दुबले पतले शरीर वाला होना और अल्प शरीरा यानी उनका शरीर सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। इसी तरीके से वाणी के द्वारा भी रुक्षता का हम ज्ञान कर सकते हैं। प्रतत रुक्ष क्षाम सन्न सत्य जर्जर स्वरा, रुक्ष गुण के कारण व्यक्ति का जो स्वर होता है, हम यहाँ पर प्रतत रुक्ष क्षाम सन्न सत्य जर्जर स्वर इनका ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन मोटा मोटा बताता हूँ। प्रततता प्रसृता यानी प्रतत की चक्रवाणी, प्रतत की 2 प्रकार की व्याख्या है। एक तो व्यक्ति जब हम वातिक प्रकृति वाला व्यक्ति जब बोलता है, जैसे बोलते समय बीच बीच में अटकता है, जैसे कुछ व्यक्ति बोलते समय कैसे करते इस प्रकार का उच्चारण करते हैं, तो वो स्वर कैसा है, प्रतत स्वर। इसी तरीके से प्रतत की एक दूसरी व्याख्या भी मिलती है कि ऐसे व्यक्ति कंटिन्यूअस बहुत देर तक बोलते रहते हैं, बोलते समय रुकते नहीं है, कंटिन्यू बोलते ही चले जाते हैं, उससे भी प्रतत स्वर कहता है। इसी तरीके से रुक्ष स्वर, कुछ व्यक्तियों का स्वर सुनने पर, कुछ व्यक्तियों की वाणी सुनने पर हमें अच्छा नहीं लगता है और कुछ व्यक्तियों की वाणी सुनने पर बहुत प्रभावशाली होती है। तो जिन व्यक्तियों की वाणी प्रभावशाली होती है वह स्निग्ध स्वर जो होता है वह कफ प्रकृति के कारण होता है
और जो रुक्ष स्वर जो हमें मीठा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वह रुक्ष स्वर वात प्रकृति के कारण होता है। इसी तरीके से कुछ व्यक्तियों का स्वर क्षाम स्वर होता है। क्षाम स्वर यानी जैसे बीमार हो जाने पर व्यक्ति का स्वर धीमा पड़ जाता है, इसी तरीके से कुछ वातिक प्रकृति वाले व्यक्तियों का स्वर बिल्कुल धीमा रहता है, तो वह क्षाम स्वर, बीमार होने पर हो जाने वाला स्वर। इसके बाद सन्न स्वर यानी हीन स्वर। जैसे सन्न स्वर कई बार व्यक्ति की जो मातृभाषा होती है, जो उस मातृभाषा के कारण भी होती हैं। जैसे कि हमें बोलते समय जैसे राकेश, महेश, सुरेश, हम जो राजस्थानी लोग बोलते हैं, शब्द का जो अंतिम वर्ण जो होता है ना, उसको अधूरा बोलते हैं। इसी तरीके से पंजाबी लोग होते हैं, वो किसी वर्ण को अधूरा बोलते हैं, किसी वर्ण को बढ़ा देते हैं। तो मातृभाषा के इन्फ्लुएंस को छोड़कर जो व्यक्ति किसी शब्द को अधूरा बोलते हैं, तो वह अधूरा बोलने की जो आदत जो होती है, वह वात प्रकृति के कारण होती है। इसी तरीके से जो सक्त स्वर होता है, वो सक्त स्वर यानी व्यक्ति का स्वर बंधा हुआ होता है। तो जो बंधा हुआ जो स्वर, जैसे खांसी होने पर कुछ बंधा हुआ स्वर हो जाता है, तो इसी तरीके से जर्जर स्वर यानी किसी व्यक्ति का स्वर बड़ा कर्कश स्वर जो होता है, वह स्वर। जैसे खांसी जब बहुत दिनों तक रहती है, तब व्यक्ति का स्वर कभी कभी कुछ समय के लिए जर्जर स्वर हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो स्वर की विकृतियाँ किसी व्यक्ति में बिना बीमार हुए स्वभावतः यदि मिलती हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि उस व्यक्ति में रुक्ष गुण की अधिकता है। इसी तरीके से जागरूकता से बोल दी, कोई व्यक्ति रात्रि में थोड़ी सी आवाज़ में जाग जाता है, या फिर रात्रि में ज़्यादा देर तक नहीं सोता। सामान्यतया व्यक्ति को 8 घंटे की नींद आनी चाहिए, लेकिन वात प्रकृति वाले व्यक्तियों को 8 घंटे की अपेक्षा 6 घंटे या उससे भी कम 5 घंटे 4 घंटे की नींद आती है, और वो थोड़ी सी आवाज़ से भी जल्दी से जाग जाते हैं। तो इनमें से जैसे हमने बोला कि रुक्ष अपचित अल्प शरीरा प्रत्यत रुक्ष क्षाम सन्न सत्य जर्जर स्वरा जागरूकास्य, इतने सारे जो रुक्ष गुण के, इनमें से कोई यदि एक भी गुण मिलता है, तो मान के चलना चाहिए कि व्यक्ति में रुक्षता की अधिकता है। यदि ये गुण सारे के सारे गुण मिलते हैं, तो मान के चलेंगे कि रुक्ष गुण बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, और यदि इन गुणों में से कोई 1-2 मिलता है, तो रुक्ष गुण कम बढ़ा हुआ है प्रकृति में, और इनमें से कुछ गुण मिलते हैं, कुछ गुण नहीं मिलते हैं, और वो मध्यम रूप में होते हैं, तब हमको ये मानना चाहिए कि वात का रुक्ष गुण मध्यम रूप में बढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से वात के स्निग्ध और रुक्ष गुणों का हमने प्रकृति के रूप में हमने विश्लेषण आचार्य चरक के माध्यम से हमने किया है। इसके बाद श्लेष्मा की प्रकृति में दूसरा गुण बताया है श्लक्षणत्वा श्लक्षणांगा, कि व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करने पर, व्यक्ति की त्वचा को स्पर्श करने पर, या व्यक्ति स्वयं भी अपनी त्वचा को स्पर्श करेगा, तो बिल्कुल त्वचा में इस प्रकार से जैसे सनमाइका होती है, सनमाइका पर जब आप उंगली रखोगे तो वो उंगली आसानी से फिसल जाएगी। इसी प्रकार से जिन व्यक्तियों का शरीर विशेष संलक्षण होता है, तो उन व्यक्तियों की त्वचा में इस प्रकार की फिसलन होती है। तो इस तरीके से स्पर्श करने से व्यक्तियों की संलक्षणता का आभास होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मृदु गुण। मृदुत्वा दृष्टि सुख सुकुमार अवदात गात्रा, कि श्लेष्मा के कारण यदि शरीर में मृदु गुण बढ़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति देखने पर दृष्टि सुख, देखने पर बड़े प्रिय लगते हैं। जिस व्यक्ति को देखने पर हमें बहुत अच्छा लगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को देखने पर हमको बहुत अच्छा लगता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बड़े हो जाने पर भी, युवावस्था में भी उनको देखने पर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जिनको देखने पर हमें बहुत अच्छा लगता है, तो उस गुण को, उस
स्थिति को कहते हैं दृष्टि सुख, देखने पर बड़ा अच्छा लगना। तो ये गुण मृदु गुण के कारण आता है। इसी तरीके से सुकुमार, सुकुमार यानी देखने पर कोमल लगते हैं। ये सुकुमार गुण वात की अधिकता के कारण, वात के सॉरी श्लेष्मा के मृदु गुण के कारण भी होता है। और इसी तरीके से हम आगे पित्त के गुणों, पित्त प्रकृति को पढ़ेंगे तो पित्त के उष्ण गुण के कारण भी होता है। तो सुकुमारता पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में भी मिलती है और सुकुमारता कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों में भी मिलती है। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों में यदि सुकुमारता मिलेगी तो मृदु गुण के कारण भी मिलेगी, वहां पर हम मृदु गुण को मार्क देंगे। और यदि पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में सुकुमारता मिलेगी तो वहां पर हम उष्ण गुण को मार्क देंगे। इसी तरीके से तीसरा लक्षण है अवदात गात्रा। श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति गौरे होते हैं। इसी तरीके से पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में भी अवदात गात्रा यह स्थिति पाई जाती है। तो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति भी गोरे होते हैं और श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति भी गोरे होते हैं, लेकिन दोनों के गोरेपन में अंतर होता है। श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति यदि गोरे मिलते हैं तो वहां पर उस गोर वर्ण में सफेदी शुक्लता दिखाई देगी। और पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति यदि अवदात गात्र यदि गोर वर्ण का पाया जाता है तो वहां पर उस गोर वर्ण में पीलापन दिखाई देगा। तो इस तरीके से दोनों के गोर वर्ण में सफेदी और पीलेपन का अंतर है। अब इस मृदु गुण के विपरीत जो गुण होता है, मृदु गुण के विपरीत गुण पित्त में तीक्ष्ण गुण पाया जाता है। हालांकि ये मृदु और तीक्ष्ण गुण को समझने के में सिमिलरिटी नहीं है, तो हम इसको साथ साथ भी पढ़ सकते हैं या हम इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। हम साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। जैसे तीक्ष्ण गुण के कारण, मृदु गुण के कारण व्यक्ति में मृदु गुण के कारण व्यक्ति को देखने पर सुख की अनुभूति होती है, सुकुमारता मिलती है और सफेदी लिए हुए गोर वर्ण होता है। जबकि इसके विपरीत यदि पित्त का यदि तीक्ष्ण गुण यदि बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होता है, परीक्षणयात तीक्ष्ण पराक्रमा। जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं वो बड़े तीक्ष्ण पराक्रमी होते हैं, बहुत तेजी से किसी कार्य को, बहुत जल्दी किसी कार्य को करते हैं। तीक्ष्णाग्नि, उनकी अग्नि कैसी होती है, तीक्ष्ण अग्नि वाली होती है। ये चीज आगे श्लेष्मा के मंद गुण के कारण मंदाग्नि होती है और जबकि पित्त के तीक्ष्ण गुण के कारण व्यक्ति की तीक्ष्णाग्नि होती है। तीक्ष्णाग्नि के कारण व्यक्ति को बार बार अधिक भूख लगती है, बार भूख लगती है, खाया पिया बहुत जल्दी पच जाता है। जबकि श्लेष्मा के मंद गुण के कारण जो मंदाग्नि होती है, उस मंदाग्नि में व्यक्ति यदि अल्प मात्रा में आहार करता है तो वह भी व्यक्ति को बहुत देरी से पचता है। जबकि पित्त के तीक्ष्ण गुण के बढ़ने के कारण पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में वो अधिक मात्रा में आहार कर लेता है, तो वो अधिक मात्रा में किया हुआ आहार भी बहुत जल्दी पच जाता है। प्रभुता शन पाना, और ऐसे व्यक्ति बार बार कुछ न कुछ खाते रहते हैं, कुछ न कुछ पीते रहते हैं क्योंकि उन व्यक्तियों की अग्नि तीक्ष्ण होती है और इसलिए तीक्ष्ण अग्नि बार बार भोजन की मांग करती है। इसी तरीके से ऐसे व्यक्ति प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुषास्त्र है, अधिक मात्रा में सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऐसे व्यक्तियों को अधिक मात्रा में पसीना आता है, अधिक मात्रा में मूत्र आता है और अधिक मात्रा में पुरुष की प्रवृत्ति होती है। तो यद्यपि यहाँ पर मृदुता और तीक्ष्णता ये सिमिलरिटी नहीं है, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, फिर भी हमने मृदुता और तीक्ष्णता को यहाँ पर साथ साथ पढ़ लिया। हालांकि अग्नि के विषय में मंदता और तीक्ष्णता को साथ साथ हमें कंपैरिजन करके पढ़ना चाहिए। तो जब हम कंपैरिजन करके जब हम विषय को पढ़ते हैं तो वो जल्दी हमें समझ में आता है। इसके बाद हम फिर से कफ के मधुर गुण की ओर जाएंगे।
माधुर्यात भूत शुक्र विवाह अपत्या। श्लेष्म प्रकृति वाले व्यक्तियों में मधुर गुण की अधिकता होती है और एक तो उनमें स्वभावतः मधुर गुण की अधिकता होती है शरीर में, और ऐसे व्यक्ति मधुर प्रिय भी होते हैं, मधुर रस वाला भोजन भी अधिक मात्रा में करते हैं। इस कारण से ऐसे व्यक्तियों में प्रभुत शुक्र की मात्रा अधिक मात्रा में शुक्र पाया जाता है। और जब अधिक मात्रा में शुक्र पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति वैवाहिक अधिक करते हैं, और जब ऐसे व्यक्ति अधिक वैवाहिक करते हैं तो इनमें संतान भी प्रभुत मात्रा में, अपत्य संतान भी अधिक मात्रा में इनमें पाई जाती है। इसके विपरीत जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में कट्वम्लत्वात् अल्प शुक्र वैवाहिकत्या। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में स्वभावतया कटु और अम्ल रस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कटु और अम्ल गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति कटु और अम्ल रस का सेवन करते भी, और वात और कफ प्रकृति की अपेक्षा पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति कटु और अम्ल रस का सेवन भी अधिक मात्रा में करते हैं। इस कारण से ऐसे व्यक्तियों में शुक्र अल्प मात्रा में पाया जाता है। जब शुक्र अल्प मात्रा में पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति वैवाहिक भी अल्प करते हैं, और जब वैवाहिक अल्प करते हैं तो उनमें संतान भी कम पाई जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर यदि हम इस विषय में यदि हम वात का विचार करें तो वात प्रकृति वाले व्यक्तियों में भी संतान कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वात के रुक्ष गुण के कारण शुक्र का शोषण हो जाता है, या शुक्र का निर्माण ही कम मात्रा में होता है। तो इस कारण से उन व्यक्तियों को कम संतान होती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। इसलिए आचार्य ने वात के रुक्ष गुण में शुक्र वैवाहिक और अपत्य का विचार नहीं किया। इसके बाद हम श्लेष्मा के सार गुण की बात करेंगे। सारत्वात् सार संगत स्थिर शरीरा। सार गुण कहलाता है मजबूती। जैसे एक पेड़ का जो तना होता है वो तना बड़ा मजबूत होता है, इसी प्रकार से श्लेष्म प्रकृति वाले व्यक्ति भी पेड़ के तने की भांति बड़े मजबूत होते हैं। उनके शरीर में धातुओं का जो संगठन होता है वो संगठन बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्थिति में रहता है। इस कारण से ऐसे व्यक्ति सार संगत और स्थिर शरीर वाले होते हैं। सार यानी मजबूत, सभी धातुएं सार रूप में स्थित होना। जैसे आगे प्रकृति के बाद हम विकृति और उसके बाद हम सार परीक्षा करते हैं। सार परीक्षा में बताया गया है कि व्यक्ति में त्वक सार व्यक्ति वाले व्यक्तियों में रस गुण सार रूप में पाया जाता है। रक्त सार वाले व्यक्तियों में रक्त जो है ना वह सार रूप में पाया जाता है। तो जो श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनमें सभी धातुएं सार रूप में पाई जाती हैं। और जब सभी धातुएं सार रूप में पाई जाती हैं, इस कारण से ऐसे व्यक्तियों में सभी धातुओं की साम्यता पाई जाती है। और सभी धातुओं की साम्यता के साथ साथ सभी धातु एक दूसरे से इस प्रकार से चिपकी हुई होती है, इस प्रकार से श्लिष्ट रूप में होती है, इस प्रकार से बंधी हुई होती है कि उस व्यक्ति को वह मजबूती प्रदान करती है, उस व्यक्ति की अच्छी इम्यूनिटी पावर बन जाती है। इसी तरीके से संगत को समझने के लिए हमें यूँ समझना चाहिए कि जैसे किसी डब्बे में हम कोई भी चीनी या आटा या कोई औषधि का चूर्ण यदि हम डालते हैं तो डालने के बाद हम उसको थोड़ा ठोकते हैं, तो ठोकने पर उसमें अवकाश आ जाता है। इसी तरीके से जब उसमें अवकाश आ जाता है फिर से हम उसमें थोड़ा और चूर्ण डालते हैं, फिर उसको ठोकते हैं, फिर से थोड़ा अवकाश पैदा हो जाता है। तो जो श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति में सभी धातुएं ठोक कर इस तरीके से इकट्ठी रूप में रहती हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, जैसे सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर को देखेंगे
तो देखने पर उसका उसका शरीर देखने पर बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके शरीर में सार गुण है। इसलिए शरीर तो छोटा सा है, लेकिन जब आप उसका वेट करोगे तो उसका वेट अधिक आएगा। तो जब उसका वेट अधिक आएगा तो उसकी बीएमआई भी अधिक हो जाएगी। तो उसको देखकर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वह व्यक्ति उपचित न होकर मोटा है। मोटा नहीं है, वहां पर सार गुण के कारण सभी धातुएं अपने अधिकतम परिमाण में और इस प्रकार से कॉम्पैक्ट स्थिति में है। इस कारण से पूर्ण गुणों से युक्त भी है धातुएं, और अपने धातुएं अपने अधिकतम अंश रूप में भी है। पूर्ण गुणों से युक्त होना वह कहलाता है सार, और बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्थिति में रहना, आपस में जुड़ी हुई रहना, उसे कहते हैं संगत। इसके बाद तीसरा गुण है स्थिर शरीरा। स्थिर शरीर यानी जैसे कुछ व्यक्ति हैं, आज बड़ा ओजस्वी दिखाई दे रहा है, कल दुर्बल दिखाई दे रहा है, परसों फिर से ओजस्वी दिखाई दे रहा है, कभी दुबला हो रहा है, कभी मोटा हो रहा है। लेकिन श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों का न तो वजन बढ़ता है न तो घटता है, एक जैसा बना रहता है। वो बिल्कुल कंटिन्यू एक जैसे, उनकी शरीर में धातुओं की स्थिति स्थिर रूप में होती है। जल्दी न तो धातुओं का क्षय होता है और न ही जल्दी धातुओं की वृद्धि होती है। तो इस तरीके से सार गुण के कारण सार, संगत और स्थिर, ये तीन स्थितियां श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों में पाई जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सांद्र गुण। सांद्रत्वात् उपचित परिपूर्ण सर्वांगा। श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों में इन व्यक्तियों का शरीर उपचित रहता है। उपचित यानी सभी धातुएं सम्यक परिमाण में रहती हैं। न तो ये ऐसे व्यक्ति दुबले होते हैं और न तो ऐसे व्यक्ति मोटे होते हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल मध्यम परिमाण में रहते हैं, और सभी धातुओं का के सम्यक अंश इन व्यक्तियों में रहते हैं। और परिपूर्ण सर्वांगाः, ऐसे व्यक्तियों का प्रत्येक अंग अपने संपूर्ण धातुओं से युक्त रहता है। ऐसा नहीं है कि मस्तक तो बड़ा हो और धड़ छोटा हो, या ऐसे टांगे लंबी हो गई हो, ऐसा नहीं। शरीर का प्रत्येक अंग, एक एक अंग, एक एक प्रत्यंग अपनी परिपूर्ण अवस्था में अपने परिपूर्ण गुणों से युक्त सभी अंग इस प्रकार से रहते हैं सांद्र गुण के कारण। इसके बाद आता है मंद गुण। जैसे हमने तीक्ष्ण गुण मृदु गुण के विपरीत पढ़ लिया हमने। वास्तव में तीक्ष्ण गुण मृदु गुण के विपरीत भी होता है और तीक्ष्ण गुण मंद गुण के विपरीत भी होता है। वास्तव में हमको मंद गुण के साथ हमको उसको पढ़ना चाहिए। तो मंदत्वात् मंद चेष्टा हार व्यवहारा। मंद गुण के कारण श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति चेष्टा यानी जो भी उनकी जो कार्यशैली होती है, हर कार्य को धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। भोजन भी वो भोजन भी धीरे धीरे करते हैं। व्यवहार जब वो बोलेंगे तो बोलते भी वो बड़े धीरे धीरे, आराम से धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे भोजन करते हैं और धीरे धीरे हर कार्य को करते हैं। यहाँ पर आचार्य ने मंद गुण के कारण यहाँ पर मंदाग्नि नहीं बताई है, क्योंकि श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों में मंदाग्नि नहीं होती। मंदाग्नि वस्तुतः दुगुण व्यक्तियों में होती है, लेकिन श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों में अग्नि अल्प अवश्य होती है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में अग्नि तीक्ष्ण होती है, श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों में अग्नि सम्यक होती है। लेकिन अग्नि के मंद होने की संभावना थोड़ा भी, यदि उन्होंने अधिक मात्रा में या ऐसे अग्नि को यानी गुरु आहार या अधिक मात्रा में आहार कर लिया, तो उनकी अग्नि मंद होने की संभावना रहती है। लेकिन यदि वो सम्यक अपनी भूख के अनुसार सम्यक मात्रा में आहार करते हैं तो उनकी अग्नि मंद नहीं होती है, उनकी अग्नि सम्यक बनी रहती है। इसलिए आचार्य ने यहाँ पर मंदाग्नि का वर्णन नहीं किया है। यदि उनमें सामान्यतया यदि ऐसे मंदाग्नि पाई जाती, हालांकि जहाँ पर अग्नि का जहाँ पर विचार किया वहाँ पर उन्होंने ये बताया
श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों में मंद अग्नि पाई जाती है। तो वो मंद अग्नि कब पाई जाती है? जब वो अग्नि को मंद करने वाला आहार का सेवन करते हैं तो उनकी अग्नि शीघ्रता से मंद हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि वो सम्यक आहार कर रहे हैं, अपनी भूख के अनुसार आहार कर रहे हैं, तो तब भी उनकी अग्नि मंद पाई जाएगी, तब उनकी अग्नि मंद नहीं पाई जाएगी। लेकिन गुरु स्निग्ध शीत आहार का अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तब उनकी अग्नि मंद हो जाएगी। तो इस तरीके से मंद गुण का अग्नि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होने के कारण आचार्य ने यहाँ पर अग्नि की बात यहाँ पर नहीं कही। केवल अग्नि का जब विश्लेषण करने लगे तब मंदाग्नि की बात अवश्य की श्लेष्म प्रकृति वाले व्यक्तियों में, लेकिन प्रकृति का वर्णन करते समय मंदाग्नि की बात आचार्य ने नहीं की। इसके बाद आता है, हाँ, हमने यहाँ पढ़ा मंदत्वात् मंद चेष्टा आहार विहारा। तो यहीं पर दोबारा से हम तीक्ष्ण गुण पढ़ लेते हैं। तीक्ष्णत्वात् तीक्ष्ण पराक्रमा। ऐसे व्यक्ति, श्लेष्म प्रकृति वाले व्यक्ति धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे चेष्टा करते हैं, जबकि जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति बड़ी तेजी से, किसी श्लेष्म प्रकृति वाले व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाए तो जो कार्य श्लेष्म प्रकृति वाला व्यक्ति 1 घंटे में करेगा वह कार्य पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति हो सकता है आधा घंटे में भी कर दे। तो इस कारण से तीक्ष्ण गुण के कारण पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति तीक्ष्ण पराक्रम वाले होते हैं, इसलिए वो कार्य को बहुत जल्दी कर पाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बोला प्रभुता पाना, बहुत अधिक मात्रा में आहार विहार करते हैं। जब उनकी अग्नि तीक्ष्ण होगी तो वो बार बार आहार करेंगे और अधिक मात्रा में आहार करेंगे। इसके बाद हम फिर से वापस से, चूँकि तीक्ष्ण गुण हमने पहले पढ़ लिया मृत्यु के साथ, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद मंद गुण के बाद हम स्थैमित्य गुण पे आ जाएंगे। स्थैमित्यात् अशीघ्र आरंभ क्षोभ विकारा। स्थैमित्य यानी चल गुण के विपरीत जो होता है वो स्थैमित्य गुण होता है। यानी श्लेष्मल प्रकृति में स्थैमित्य यानी निश्चलता गुण के कारण ऐसे व्यक्ति अशीघ्र आरंभ, किसी कार्य को जल्दी आरंभ नहीं करते। क्षोभ, यदि उनको गाली भी दे दी जाए तो वो गाली आसानी से सहन कर लेंगे। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को गाली दी जाए या वात प्रकृति वाले व्यक्ति को गाली दी जाए तो वो परेशान हो जाएंगे, वो तुरंत गाली का जवाब देंगे। जबकि श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों पर यदि आप क्रोधित हो जाएंगे, उनको भला बुरा कहेंगे, तो उनमें किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होगा, या तो बहुत अल्प क्षोभ होगा या आसानी से छोटे मोटे कटु वाक्य से वो सह लेंगे। इसी तरीके से विकारा, ऐसे व्यक्ति स्थैमित्य गुण के कारण जल्दी से विकारग्रस्त भी नहीं होते, जल्दी से बीमार भी नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति किसी कार्य को जल्दी, यदि कोई कार्य एक क्लास में 50 छात्र हैं, 50 छात्रों में से यदि किसी व्यक्ति को कोई टीचर अपना कार्य, कोई टीचर कोई कार्य बताती है, तो जो वात प्रकृति वाला व्यक्ति होगा वो वात प्रकृति वाला व्यक्ति सबसे पहले उठेगा उस कार्य को करने के लिए। पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति सोच समझ के उठेगा कि ये कार्य करने से मुझे लाभ है तो मैं करूँगा, ये कार्य करने से मुझे कोई लाभ नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। वो सोच समझ के उस कार्य करने को उद्यत होगा। जबकि श्लेष्मल प्रकृति वाला व्यक्ति उस कार्य से यदि उसको लाभ भी होगा तब भी वो नहीं उठेगा। पर्टिकुलर उस व्यक्ति को कहा जाएगा तब वह उस कार्य को आरंभ करेगा, अन्यथा वह कार्य आरंभ ही नहीं करेगा। क्योंकि ये, और फिर मान लीजिए पर्टिकुलर उस व्यक्ति को ये कहा गया कि आपको ये कार्य करना है, तब भी वह उस कार्य को उतना जल्दी आरंभ नहीं करेगा जितना जल्दी वातस प्रकृति वाला व्यक्ति या पित्तस प्रकृति वाला व्यक्ति उस कार्य को आरंभ करता है। अपेक्षाकृत धीमे, थोड़ी देरी से ये उस कार्य को आरंभ करेगा। इसी तरीके से ये जल्दी परेशान भी नहीं होगा, इसको जल्दी से किसी प्रकार का कोई विकार भी नहीं होगा। इसके बाद नंबर आता है गुरुत्वात्, गुरु गुण का। गुरुत्वात् सार अधिष्ठित अवस्थित गतये। गुरु गुण के कारण श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति जब चलते हैं तो चलते समय उनकी गति कैसे होती है? सार गति।
सार गति, अधिष्ठित गति और अवस्थित गति। सार गति के कारण ऐसे व्यक्ति जैसे एक हाथी होता है, हाथी जब चलता है तो उसमें ये तीनों गति पाई जाती है, सार गति, अधिष्ठित गति और अवस्थित गति। सार गति को कहते हैं, चक्रपाणी ने इसकी व्याख्या करते हैं सार गति और न स्खलनती। चलते समय वो स्खलन नहीं करते हैं। जैसे वास्तविक प्रकृति वाला व्यक्ति जब चलेगा तो चलते समय टांगों को चलते चलते टांगों को इधर उधर मारेगा, बीच में कोई पत्थर मिला तो पत्थर को ठोकर मारते हुए चलेगा, अपनी टांग को दूसरी टांग से भिड़ा देगा। तो इस तरह की स्थितियां होती है। जबकि श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति सीधे सीधे आराम आराम से पैर रखते हुए सीधा चलता चला जाएगा। तो ये चलते समय किसी प्रकार का स्खलन, किसी प्रकार की विकृत चेष्टा इनमें नहीं होती है। अधिष्ठित गति, अधिष्ठित गति का मतलब होता है सर्वेण पदेन महीम आक्रामती। श्लेष्मल प्रकृति वाला व्यक्ति जब चलता है तो अपना पूरा का पूरा पाँव धरती पर रखता है, जबकि जो वातिक प्रकृति वाला व्यक्ति होता है उसमें लघु गुण होता है। तो लघु गुण के कारण वह व्यक्ति पूरा का पूरा पाँव से धरती पर नहीं रखता, बल्कि पाँव का आगे वाला हिस्सा ही धरती पर रखता है। जैसे जो धावक होते हैं, जो रनर होते हैं, वो जब भागते हैं तो भागते समय अपने पूरा का पूरा पाँव धरती पर नहीं रखते, बल्कि पाँव का आगे वाला हिस्सा ही धरती पर रखते हैं। तो इसी तरीके से वातिक प्रकृति वाले व्यक्ति भी पाँव का पूरा हिस्सा धरती पर नहीं रखते, बल्कि आगे वाला हिस्सा ही ज़्यादा रखते हैं। जबकि श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति अधिष्ठित गति होने के कारण पूरा का पूरा पाँव शरीर पर रखते हैं। अवस्थित गति, अवस्थित गति की मुझे चक्रपाणी व्याख्या भी ऐसे याद नहीं आ रही, लेकिन अवस्थित गति यानी वो सीधा सीधा चलते हैं। जैसे अवस्थित गति का अर्थ यूँ समझना चाहिए, जैसे एक रास्ते पर बहुत सारी भैंसें जा रही हैं, तो जो वो बहुत सारी भैंसें जाएगी तो वो बिल्कुल सीधी सीधी एक लाइन में जाएगी। जबकि आप गाय को देखोगे, गाय एक लाइन में नहीं जाती, दूसरे भी जो जानवर हैं एक लाइन में नहीं जाते हैं, जबकि जो भैंस जो होती हैं एक ही लाइन में जाती हैं। तो इसी तरीके से श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति जब चलते हैं तो सीधा सीधा एक लाइन में चलते हुए चले जाएंगे। तो उस गति को कहते हैं अवस्थित गति। इसके बाद आता है शीत गुण, शैत्यात् अल्प क्षुत तृष्णा संतापत स्वेद दोषा। शीत गुण के कारण श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों को अल्प क्षुत भूख कम लगती है। इसके विपरीत यहाँ पर भूख की बात यदि हम करते हैं तो शीत गुण के कारण ऐसे व्यक्तियों को भूख कम लगती है। जबकि पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति में हम बात करते हैं तो तीक्ष्ण गुण के कारण उनको अधिक भूख लगती है। श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों में शीत गुण के कारण अल्प भूख लगती है। तृष्णा, इनको प्यास भी कम लगती है, ये पानी भी कम पीते हैं। संताप, जब इनके शरीर को यदि आप स्पर्श करोगे तो उनका शरीर पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों की शरीर की अपेक्षा थोड़ा ठंडा मिलेगा। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों का शरीर थोड़ा गर्म मिलेगा, जबकि श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों का शरीर थोड़ा कम गर्म मिलेगा। और यदि वातिक प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसका शरीर और भी ज़्यादा ठंडा मिलेगा, क्योंकि वातिक प्रकृति वाले व्यक्तियों में शीतलता ज़्यादा होती है, श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों में शीतलता मध्यम होती है। और जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनमें उष्णता अधिक होती है, इसलिए उनका शरीर गर्म मिलेगा। श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों का सामान्य मिलेगा और वातिक प्रकृति वाले व्यक्तियों का शरीर थोड़ा ठंडा मिलेगा। स्वेद दोषा, ऐसे व्यक्तियों को स्वेद भी अल्प आता है। श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों को स्वेद बहुत कम आता है, जबकि पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में स्वेद पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद विज्जल गुण को हम पढ़ेंगे। विज्जलत्वा सुश्लिष्ट सार संधि बंधना। विज्जल यानी पिछिल गुण। पिछिल गुण के कारण श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों के जो संधि बंधन होते हैं, सुश्लिष्ट और सार, सुश्लिष्ट यानी बिल्कुल चिपके हुए, और सार यानी मजबूती से चिपके हुए। चिपके हुए भी कैसे? मजबूती से चिपके हुए। इस कारण से
श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों में डिसलोकेशन की संभावना बिल्कुल नील होती है, बहुत कम होती है, जबकि वातज प्रकृति वाले व्यक्तियों में विचलता नहीं पाई जाती है, पिछलता नहीं पाई जाती, इसलिए ऐसे व्यक्तियों में डिसलोकेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जबकि श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों में बहुत कम होती है। तथा अच्छत्वाद, इसके बाद अच्छे गुण की बात करते हैं। अच्छत्वाद प्रसन्न दर्शनानना प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरास्य भवन्ति। अच्छे गुण यानी स्वच्छ गुण यानी आकाश महाभूत वाला गुण। इस अच्छे गुण के कारण श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों के नेत्र, व्यक्तियों की दृष्टि और चेहरा देखने पर प्रसन्न, श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति हमेशा प्रसन्न दिखाई देंगे, और श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों की आंखों में भी जब आप देखेंगे तो उसकी आंखों में भी प्रसन्नता दिखाई देगी। प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरास्य भवन्ति। इसी तरीके से इनका जो वर्ण है, त्वचा का जो वर्ण है वह भी प्रसन्न और स्निग्ध होगा, और श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों का जो स्वर होगा वह स्वर भी प्रसन्न और स्निग्ध होगा। और प्रसन्न और स्निग्ध होने के कारण ऐसे व्यक्तियों की वाणी सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्तियों का वर्ण देखने पर हमें बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्नता और स्निग्धता के कारण, और ये सब होता है अच्छे गुण के कारण। तो इन गुणों के कारण, अब ये तय एवं गुण योगा, इन गुणों के कारण श्लेष्मला बलवंतो, श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति बलवान होते हैं, जबकि पित्त प्रकृति में विचार करें तो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति मध्यम बल वाले होते हैं, और वातज प्रकृति में विचार करें तो ऐसे व्यक्ति अल्प बल वाले होते हैं। वसुमंतो, ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, ये अल्प मात्रा में भोजन करते हैं, इनके पास जो संसाधन होते हैं इन संसाधनों का बहुत कम यूज करते हैं, इनको ये संसाधन इकट्ठे तो करते हैं लेकिन उनका यूज बहुत कम करते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत धनी होते हैं, बहुत संपन्न होते हैं, विद्यावंत है। हम कहते हैं कि पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, धी धृति स्मृति, उनमें धी धृति स्मृति तीनों अच्छी पाई जाती है। और फिर हम कहते हैं कि वो मध्यम विद्या वाले होते हैं, जबकि श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति अधिक विद्यावान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति किसी एक ही विद्या का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, ऑलराउंडर नहीं होते श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति ऑलराउंडर होते हैं, बहुत सारी विद्याओं को एक साथ जानने वाले होते हैं, लेकिन बहुत सारी विद्याओं को जानते तो हैं लेकिन वो मध्यम रूप में ही जानते हैं। यदि आप यूँ समझिए कि किसी विद्या में बिल्कुल निष्णात यदि कोई व्यक्ति मिलता है तो पढ़ाई करके वो श्लेष्मल प्रकृति वाला व्यक्ति होता है। ओजस्विन है, सभी धातुएं सम्यक परिमाण में मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति ओजस्वी होते हैं। शांता, स्निग्ध और शीत गुण के कारण ऐसे व्यक्ति बिल्कुल शांत है। किसी भी कार्य में, किसी भी चेष्टा में, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करते, हड़बड़ाहट नहीं करते, शांत, बिल्कुल हमेशा शांत रहते हैं। आयुष्मान से भवन्ति, आयुष्मान यानी ऐसे व्यक्ति दीर्घायु भी होंगे, ऐसे व्यक्ति सुखायु भी होंगे यानी स्वस्थ भी रहेंगे, और ऐसे व्यक्ति हितायु भी होंगे, दूसरों का भी भला करने की कोशिश करेंगे, स्वयं भी सदा स्वस्थ रहेंगे और दीर्घ आयु वाले भी होते हैं। जबकि पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं मध्यम आयु वाले होते हैं, और वात प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं अल्प आयु वाले होते हैं, और अल्प आयु के साथ साथ वे रोगी भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हमने श्लेष्मल प्रकृति पूरी तरीके से पढ़ी। पित्त प्रकृति की कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली, जो हमने नहीं पढ़ी उनको हम अब पढ़ लेते हैं। तस्य ओष्ण्यात् पित्तला भवन्ति उष्णासः, पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में उष्ण गुण पाया जाता है, इसलिए उष्ण गुण के कारण पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति गर्मी को सहन नहीं करते। इसी तरीके से वातिक प्रकृति वाले व्यक्तियों में शीत गुण पाया जाता है, इसलिए शीत गुण पाए जाने के कारण ऐसे व्यक्ति, वातिक प्रकृति वाले व्यक्ति शीत सहन नहीं कर पाते, उनको ठंड ज़्यादा लगती है। वातिक प्रकृति वाले व्यक्तियों को ठंड ज़्यादा लगती है,
जबकि पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को गर्मी ज़्यादा लगती है। उष्णमुखा, पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों का मुख थोड़ा उष्ण रहता है, उनको स्वयं भी अपने मुख में थोड़ा गर्माहट महसूस होती है और ऐसे व्यक्तियों को बार बार छाले भी बार बार हो जाते हैं। सुकुमार अवदात गात्रा, और ऐसे व्यक्ति सुकुमार और अवदात गात्रा हमने श्लेष्मल प्रकृति में मृदु गुण के द्वारा पढ़ी और पित्त प्रकृति में उष्ण गुण के द्वारा पढ़ रहे हैं। सुकुमार यानी कोमल होते हैं, अवदात गात्रा गौर वर्ण वाले होते हैं। लेकिन गौर वर्ण वाले कैसे? पीली माली हुए, थोड़े पीत वर्ण वाले गौर वर्ण वाले होते हैं। श्लेष्मल वर्ण प्रकृति वाले व्यक्ति श्वेत वर्ण लिए हुए गौर वर्ण वाले होते हैं। प्रभूत विप्लु व्यंग तिल पीड़का, ऐसे व्यक्तियों पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में बहुत सारे त्वचा पर बहुत सारे दाग धब्बे रहते हैं। विप्लु व्यंग, उनके शरीर, उनके चेहरे पर व्यंग आ जाते हैं, खासकर युवावस्था में उनके शरीर में, उनके मुख पर व्यंग यानी झाइयाँ आ जाती हैं और उनके शरीर में बहुत सारे तिल, 4-5 तिल की कोई बात नहीं है, 5 तिल से मतलब यदि 2-3 तिल मिले तो वो तो श्लेष्म प्रकृति या वात प्रकृति वाले में भी मिल सकते हैं। लेकिन पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों का यदि हम चेहरा देखेंगे तो चेहरे पर ही 4-5 तिल मिल जाएंगे। इसी तरीके से पीड़का, युवावस्था में इनमें पिंपल्स ज़्यादा होते हैं, इनके शरीर में बार बार पित्त के कारण रक्त दूषित होता है, इसलिए बार बार शरीर में फोड़े फुंसी भी होते रहते हैं। क्षुत पिपासा बनता है और उष्ण गुण के कारण ही ऐसे व्यक्तियों को बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है। क्षिप्र वली पलित खालित्य दोषा, और बहुत जल्दी वली यानी आँखों के वली हम सबसे पहले देख सकते हैं आँखों के बगल में, आँखों के साइड में झुर्रियाँ पड़ जाती है, बाद में चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वृद्धावस्था में, या वृद्धावस्था से पहले ही बाजू में भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जबकि श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों में झुर्रियाँ बहुत लंबी आयु तक नहीं पड़ती है। इसी तरीके से पलित यानी छोटी उम्र में ही बालों का सफ़ेद हो जाना, खालित्य छोटी उम्र में ही बालों का उड़ जाना, ये सब गुण उष्ण गुण के कारण होते हैं। प्रायो मृदु अल्प कपिल मसरू लोम के साथ से, और चूंकि इनमें उष्ण गुण के कारण दाढ़ी मूछ और शरीर के जो सिर के बाल, दाढ़ी मूछ और जो शरीर के जो बाल होते हैं वो मृदु यानी बिल्कुल ऐसे कोमल बाल होते हैं, अपेक्षाकृत अल्प मात्रा में होते हैं और थोड़े थोड़े कपिल यानी भूरे वर्ण के, कपिल जैसे बंदर का जैसे भूरा वर्ण होता है वैसे ही इनके शरीर के बाल थोड़े थोड़े भूरे वर्ण के होते हैं। तो इन सारे गुणों में से यदि कोई भी एक गुण यदि हमें मिलता है तो हमें मानना चाहिए कि इस पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति में उष्ण गुण बढ़ा हुआ है। लेकिन इनमें से बहुत सारे गुण पाए जाते हैं या सारे के सारे गुण पाए जाते हैं तो हमें मानना चाहिए कि इस व्यक्ति में उष्ण गुण संपूर्ण मात्रा में बढ़ा हुआ है या तो मध्यम मात्रा में बढ़ा हुआ है। तीक्ष्णया, इसके बाद तीक्ष्ण गुण हमने पहले पढ़ ही लिया। तीक्ष्णया तीक्ष्ण पराक्रमा, तीक्ष्ण गुण के कारण ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी कार्य करते हैं। तीक्ष्ण अग्नि, इनकी अग्नि बहुत ज़्यादा, इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, अग्नि तीक्ष्ण अग्नि होती है। प्रभुतासन पाना, भोजन कुछ न कुछ भोजन अधिक मात्रा में करते हैं, पीने की चीज़ें भी बार बार कुछ खाते पीते रहते हैं। क्लेशा सहिष्णु, और तीक्ष्ण गुण के कारण क्लेश इनको सहन नहीं होता। जैसे ऊपर देखा हमने कि उष्ण गुण के कारण गर्मी लगती है, एक तो गर्मी लगना और गर्मी सहन ही नहीं कर पाना। जैसे गर्मी में हमें गर्मी लगती, लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, जब सामान्यतः व्यक्ति को जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब वो गर्मी सहन नहीं हो पाती। लेकिन पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को गर्मी सामान्यतः भी सहन नहीं होती है, थोड़ी सी गर्मी भी सहन नहीं होती है, और किसी प्रकार का क्लेश उनको कोई थोड़ा सा भी कटु वचन कह दिया तो उनको सहन नहीं होता।
थोड़ा सा भी कष्ट उनको, किसी भी प्रकार का कष्ट उनको सहन नहीं होता है। दंदुषु कहा, ऐसे व्यक्ति बार बार भोजन करते रहते हैं, क्योंकि बार बार भूख लगती है इसलिए बार बार भोजन करते रहते हैं। तो तीक्ष्ण गुण के द्वारा ये सब स्थितियां ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती हैं। द्रवत्वा छितिल मृदु संधि मानसा, द्रव गुण के कारण ऐसे व्यक्तियों की संधिया, ऐसे व्यक्तियों का जो मांस होता है वो शिथिल और मृदु होता है। मांस की मृदुता जैसे ऐसे व्यक्तियों के बाजू पर या ऐसे व्यक्तियों के हाथ पर जब हम स्पर्श करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे इनका मांस बड़ा कोमल है। जबकि श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्तियों पर हम स्पर्श करेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को, जैसे हम हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने पर पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति का हाथ बड़ा मृदु लगता है, जबकि श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति का हाथ बड़ा बलशाली लगता है, क्योंकि उसमें सार गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर द्रव गुण की अधिकता के कारण ऐसे व्यक्तियों का मांस मृदु और शिथिल होता है। शिथिल कहते हैं, मृदुता तो जैसे स्पर्श करने पर पता लगती है, और शिथिलता कहते हैं जैसे थोड़ी सी 35-40 वर्ष की उम्र में ही ऐसे व्यक्तियों का मांस जैसे बाजुओं से मांस लटकने लगता है, कुछ समय बाद 50 वर्ष की उम्र में उनका चेहरे का मांस लटकने लगता है। तो ये मांस की शिथिलता के कारण दिखाई देता है। इसी तरीके से इनकी संधियां भी मृदु होती है, और संधियां मृदु होने के कारण इनके शरीर में डिसलोकेशन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। प्रभुत श्रेष्ठ स्वेद मूत्र पुरुषास्य है, और द्रव गुण के कारण ही इनके शरीर में मूत्र पुरुष और स्वेद भी अधिक मात्रा में निकलते हैं। विसृत्वात् प्रभुत पूर्ति कक्षा से शरीर गंधा, विसृ गुण के कारण ऐसे व्यक्तियों में, विसृ कहते हैं दुर्गंध, तो इस दुर्गंधित इस गुण के कारण पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के कक्षा से और शिर प्रदेश में, और विशेष रूप से कक्षा, दूसरे नंबर पर शिर प्रदेश, चेहरे पर, और तीसरे नंबर पर शरीर में जब पसीने ज़्यादा आते हैं तो उन पसीनों के द्वारा दुर्गंध दिखाई देती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में यदि दुर्गंध, यदि किसी व्यक्ति में यदि आपको दुर्गंध लगे तो मान के चलना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति पित्त प्रकृति वाला है। कट्वमलत्वात् अल्प शुक्र विवाह अपत्य, ये हम लोगों ने पहले पढ़ी लिया। तर एवं गुण योगा पित्तला मध्यबला, श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति बलवान होते हैं, पित्तल प्रकृति वाले व्यक्ति मध्यम बल वाले होते हैं। मध्यायुषो, श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, और दूसरे का हित भी करने, हितायु भी होते हैं। जबकि पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों की आयु मध्यम होती है, ये स्वस्थ भी मध्यम होते हैं, कभी कभी बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन वात प्रकृति की अपेक्षा बीमार कम होते हैं। ऐसे ही जहाँ पर हितायु की बात है, पित्त प्रकृति वाले, श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति अधिक हितायु होते हैं, ये अपेक्षाकृत श्लेष्मल प्रकृति की अपेक्षा कम हितायु होते हैं, और वात प्रकृति वाले व्यक्ति हितायु कम होते हैं। लेकिन हितायु वाली जो बात है, इसमें मानस प्रकृति का भी योगदान है, इसलिए कभी कभार वात प्रकृति वाले व्यक्ति भी आपको हितायु दिखाई देंगे, कभी कभार पित्त प्रकृति वाले भी व्यक्ति हितायु दिखाई देंगे। लेकिन मध्यम आयु और आयु की दीर्घता, मध्यमता, अल्पता और स्वस्थ और अस्वस्थ होना, ये प्रकृति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी तरीके से मध्य ज्ञान विज्ञान वित्तोपकरण अंतस्य, चूँकि ये ज्ञान को प्राप्त भी ज़्यादा करते हैं, ज्ञान का उपयोग भी ज़्यादा करते हैं, और पैसे का उपयोग भी ज़्यादा करते हैं, और इनके पास जो संसाधन है इनका उपयोग भी ज़्यादा करते हैं। तो जिस चीज़ का उपयोग करेंगे, मध्यम ज्ञान विज्ञान तो इसलिए होते हैं क्योंकि ये इस ज्ञान को बहुत डीपली नहीं पढ़ते हैं। श्लेष्मल प्रकृति वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार की विधा को बहुत डीपली पढ़ते हैं, इसलिए उनका ज्ञान अधिक होता है। इनका ज्ञान मध्यम इसलिए होता है क्योंकि ये डीपली नहीं पढ़ते, बल्कि उसको मध्यम रूप में पढ़ते हैं, बहुत सुपरफिशियली भी नहीं पढ़ते ये,
मतलब मध्यम रूप से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इनका ज्ञान मध्यम ज्ञान विज्ञान होता है। वित्त और उपकरण इनके मध्यम इसलिए होते हैं, ये कमाते भी खूब है लेकिन खर्च भी खूब करते हैं, इसका उपभोग भी खूब करते हैं। उपभोग करने में नंबर 1 पे पित्त प्रकृति वाले होते हैं। जब उपभोग करेंगे तो जब खर्च हो जाएगा, तो इसलिए मध्यम ऐसे व्यक्तियों में पाया जाता है। इसके बाद अंत में वात प्रकृति है। वातस्तु रूक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विशद है। तस्य रोक्षात वातला रूक्ष अपचित अल्प शरीरा। रूक्ष गुण के कारण वात प्रकृति वाले व्यक्तियों का शरीर रूक्ष होता है, यानी उनके शरीर चमकता हुआ, उनकी त्वचा चमकती हुई नहीं दिखाई देती है। अपचित शरीर दुबले पतले होते हैं। अल्प शरीर श्लेष्मल प्रकृति की अपेक्षा उनका शरीर छोटा होता है। ये हमने पढ़ ही लिया था पहले। प्रत्यक्ष रूक्ष क्षाम सत्य जर्जर सोरा, ये भी पहले पढ़ लिया था। जालूका से भी पहले पढ़ लिया था। इसके बाद लघु गुण है। लघुत्वा लघु चपल गति चेष्टा हार व्याहारा। लघु गुण के कारण ऐसे, लघु यानी थोड़ा, गुरु यानी थोड़ा ऐसे ज़्यादा, और लघु यानी अल्प। तो लघु गुण के कारण इनकी जो गति, इनके जो ये जब चलते हैं तो लघु यानी अपने पूरे के पूरे पाँव धरती पर नहीं रखते, बल्कि पाँव का आगे वाला भाग ही धरती पर रखते हैं। और लघु यानी बड़ी लघु यानी अपना पाँव थोड़ा पूरा पाँव नहीं रखते, आधा पाँव रखते हैं। और चप्पल यानी बड़ी जल्दी जल्दी चलते हैं। वात प्रकृति वाले व्यक्ति, श्लेष्मल प्रकृति वाला व्यक्ति धीमे धीमे चलेगा, जबकि वात प्रकृति वाला व्यक्ति बड़ा जल्दी जल्दी चलेगा। चेष्टा, हर कार्य में भी इनकी चेष्टा लघु, इनकी हर चेष्टा लघु होगी, हर चेष्टा चपल होगी। इसी तरीके से जब वो बातचीत करेंगे तो बातचीत में भी ये लघु जल्दी जल्दी बोलेंगे, और बीच में चपलता, बीच में थोड़ा बात को आधी अधूरी बोल देंगे, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी गति, चेष्टा, आहार और व्यवहार, इन सब में लघुता भी पाई जाती है और चपलता भी पाई जाती है। भोजन करेंगे, जल्दी भोजन करेंगे, भोजन को पूरी तरीके से चबाएंगे नहीं, जल्दी ही निकल जाएंगे, और सबसे पहले खाना खा के, और वो व्यक्तियों की अपेक्षा, श्लेष्मल व्यक्तियों की अपेक्षा जल्दी खाना, दोनों को यदि साथ साथ एक साथ खाना खाने बिठाया जाए, श्लेष्मल प्रकृति वाला व्यक्ति धीरे धीरे खाता रहेगा, वात प्रकृति वाला व्यक्ति जल्दी से खाकर उठ जाएगा। इसके बाद चल भूमि। चलत्वाद अनवस्थित संधि अक्षी भ्रू हनु ओष्ठ जीवा सिर स्कंद पाणी पादा। इनकी हर चेष्टा में, इनका जो प्रत्येक जो अंग है, इनके बहुत हो सकता है इनका एक अंग या 2 अंग या इनके बहुत सारे अंग जो यहाँ पर बताए गए हैं। संधि अक्षी, जब ये किसी से बातचीत कर रहे होंगे, कभी इनकी आंखें चलेगी हैं, कभी इनकी नाक चलेगी, कभी इनके हाथ चलेगा, कभी इनका पाँव चलेगा, कभी इनका, मतलब इनके जो अंग प्रत्यंग हैं उनमें कुछ न कुछ चलायमान था, कुछ न कुछ हिलना डुलना कंटिन्यू बना रहेगा। बैठे हुए हैं तो बैठे समय भी हाथ चला रहे हैं, पाँव चला रहे हैं, इस प्रकार की इनकी स्थिति इस चल गुण के कारण पाई जाती है। बहुत्वात बहु प्रलाप कंडरा सिरा पताना। बहु गुण के कारण ऐसे व्यक्ति प्रलाप बहुत ज्यादा करते हैं। प्रलाप, एक तो बोलना अलग है, प्रलाप अलग है। प्रलाप यानी अनावश्यक फालतू की बातें करते रहते हैं। यदि व्यक्ति सही बातें ज्यादा बोल रहा है तो वो बहु प्रलाप नहीं है, लेकिन अनावश्यक बातें यदि बहुत ज्यादा बोल रहा है तो उसे कहते हैं बहु प्रलाप है। कंडरा सिरा पताना, ऐसे व्यक्ति दुबले पतले होते हैं, इनके शरीर में मांस मेद आदि धातुएं कम होती हैं, इसलिए इनके शरीर में कंडरा और शिराओं के जो प्रतान है, शिराओं के जो जाल हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। खासकर इनके हाथ के जो पृष्ठ भाग में जब हम देखेंगे तो इनकी एक एक शिराओं का जाल बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। शीघ्र समारंभ क्षोभ विकारा। वात प्रकृति वाले किसी व्यक्ति को कोई कार्य बताया जाए तो शीघ्र समारंभ, बहुत जल्दी उस कार्य को करना आरंभ कर देते हैं। क्षोभ विकारा, ये बहुत जल्दी
किसी व्यक्ति से कोई इनको कुछ कहेगा, कोई ऐसी बुरी बात कहेगा तो बहुत जल्दी दुखी हो जाएंगे, बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाएंगे, बहुत जल्दी दुखी भी हो जाएंगे। और कुछ न कुछ खान पान, कुछ आहार विहार में कुछ विकृति हो गई तो ये बहुत जल्दी बीमार भी पड़ जाएंगे। शीघ्र त्रास राग विरागा, ये बहुत जल्दी त्रास यानी बहुत जल्दी डर भी जाएंगे। छोटे से कारण से ही प्राय करके हम देखते हैं कि जैसे वात प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, बड़े लोगों से या अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहनों से, है ना, या बड़े लोगों से बहुत जल्दी डर जाते हैं। कोई भी छोटी सी स्थिति, तो डरने की कोई छोटी सी स्थिति भी यदि पैदा हुई तो छोटी सी स्थिति में वो डर जाएंगे। जबकि पितृ प्रकृति वाले व्यक्ति डरते नहीं हैं, वो बहादुर होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे विकट स्थिति हो, बहुत ज़्यादा ऐसे भयावह स्थिति हो तभी डरेंगे, जबकि वात प्रकृति वाले व्यक्ति बहुत जल्दी डर जाएंगे। राग विरागा, ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत जल्दी प्रेम करने लगते हैं और बहुत जल्दी उससे उस प्रेम को बहुत जल्दी तोड़ भी देते हैं। प्रेम भी बहुत जल्दी करते हैं और बहुत जल्दी उसको तोड़ भी देंगे। तो ये सब होता है शीघ्र गुण के कारण। शुद्ध ग्राहीणों अल्प स्मृतयश्च, कोई बात इनको बोली जाए, कोई जब ये क्लास में बैठते हैं सारा का सारा बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन जितना जल्दी याद करते हैं उतना ही जल्दी भूल भी जाते हैं। बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो ये सब होता है शीघ्र गुण के कारण। शैत्यात् शीता सहिष्णु, शीत गुण के कारण ऐसे व्यक्तियों को ठंड बहुत जल्दी लगती है। प्राय करके श्लेष्मल प्रकृति और पित्तज प्रकृति वाले व्यक्तियों को ठंड केवल सर्दी में लगती है, लेकिन वात प्रकृति वाले व्यक्तियों को जब बरसात आने लगती है तब भी ठंड लगने लगती है। कोई ऐसे कूलर वगैरह में भी या जैसे एसी वगैरह में भी इनको बहुत जल्दी ठंड लगने लगती है और ये ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं। और ठंड को जब सहन नहीं कर पाते तो उसका परिणाम क्या होता है? प्रतत शीत, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। उद्वेपक, इनमें कम थोड़ी सी ठंड से इनको ठंड लगने लगती है। थोड़ी ठंड ज़्यादा हुई तो ये कांपने लगते हैं, और ठंड थोड़ी और ज़्यादा हुई तो इनका शरीर जकड़ भी जाता है। यानी ये प्रतत शीतक उद्वेपक स्तंभक, ये शीत की अगली स्टेज है। थोड़ी ठंड लगी तो व्यक्ति को ठंड लगेगी, उससे ज़्यादा ठंड हुई तो व्यक्ति कांपने लगेगा, और उससे भी ज़्यादा हुई तो व्यक्ति का शरीर जकड़ जाएगा। प्राय करके ये स्थिति वात प्रकृति वाले व्यक्ति नहीं होती है, पित्त और श्लेष्मा में ऐसा नहीं होता है। परुष गुण, पारुष्यात् परुष केश मसरू रोम नख दसन वदन पाणी बाधा। परुष गुण के कारण वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के जो बाल हैं, दाढ़ी, मूछ है, रोम है, नाखून है, दांत हैं, और यही नहीं बल्कि ऐसे हथेली है या पाँवों की जो पगथली है, ये सब भी जल्दी फट जाती हैं। इससे आप बात करें इसको भी देखते हैं। वैसद्यात् स्फुटित अंगावयवा, इसी तरीके से विशद गुण के कारण उनके शरीर के अंगावयव फटते हैं। अंगावयव जैसे हाथों का फट जाना या पाँवों का फट जाना, तो जो हाथों और पाँवों का फट जाना ये सब में हो सकता है, लेकिन वात प्रकृति वाले व्यक्तियों में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा, जैसे किचन में हम बर्तन धोते हैं, जैसे जो महिलाएं वातिक प्रकृति वाले होती हैं और वात का विशद गुण जिनमें बढ़ा हुआ होता है, विशद गुण जिनमें बढ़ा हुआ होता है, थोड़ा यदि विशद गुण होगा तो उनके हाथ पाँव ऐसे जल्दी थोड़े फटेंगे। यदि विशद गुण यदि बहुत ज़्यादा होगा तो उनके हाथ पाँव बड़ी गहराई, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के हाथ पाँव बड़ी गहराई तक फटे हुए रहते हैं, खासकर सर्दी की ऋतु में। तो ये सब विशद गुण के कारण होता है। और सतत संधि शब्द गामिनस्य भवन्ति, ऐसे व्यक्ति जब चलते हैं तो चलते समय
इनके जोड़ों से आवाज़ निकलती है। जब चलते हैं तो इनके जोड़ों से आवाज़ निकलती है। ट्राई करके हम अपनी उंगलियों को जब मोड़ते हैं, जब कटकटाते हैं, तभी ऐसे ट्राई करके आवाज़ आती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के चलने पर भी इनके पाँव से आवाज़ निकलती है। तो एवं गुण योगात वातला प्रायण अल्पबला। वातिक प्रकृति वाले व्यक्ति अल्प बल वाले होते हैं, अल्प आयु वाले होते हैं, अल्प अपत्य वाले होते हैं, अल्प साधन वाले होते हैं और अल्प धन वाले होते हैं। क्योंकि ये किसी भी कार्य को आरंभ तो करते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। और जब किसी कार्य को आरंभ करना, पूरा नहीं कर पाना, ऐसी स्थिति रहती है, तो ये अपने जीवन में सक्सेस भी कम होते हैं। और जब कम सक्सेस होते हैं तो इस कारण इनके पास साधन भी अल्प होते हैं और धन भी अल्प होते हैं। तो हमने यहाँ पर जो वातक, पित्त और कफ प्रकृति के गुणों के आधार पर जो प्रकृति पढ़ी है, यदि इनके जब हम प्रकृति परीक्षण करेंगे, प्रकृति परीक्षण करने के बाद जब एनालाइज करेंगे, तो श्लेष्मा के चूंकि ज़्यादा गुण होते हैं, 18 गुण होते हैं, तो इन 18 गुणों के कारण श्लेष्मा के प्रत्येक गुण को हम 2-2 मार्क करेंगे। जबकि पित्त में केवल 6 गुण मिलते हैं, तो इनके प्रत्येक गुण को हम 4-4 मार्क देंगे। जबकि वात के गुण 8 होते हैं, तो इनको 3-3 मार्क देंगे। तब इनका मार्किंग सिस्टम सही तरीके से होगा। तो इस तरीके से भी हम प्रकृति की परीक्षा कर सकते हैं। और प्रकृति की परीक्षा का एक और तरीका आजकल कुछ सालों से CCRS ने एक प्रकृति परीक्षण का एक टूल डेवलप किया है। उसके अंतर्गत फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल, इस प्रकार से 4 प्रकार के ट्रेड्स के द्वारा हम प्रकृति परीक्षा करते हैं। तो उस तरीके से भी हम प्रकृति परीक्षा कर सकते हैं। तो CCRS ने जो बनाया है वो उन्होंने चरक का जो प्रकृति परीक्षण है उसका आधार तो लिया ही है। उन्होंने साथ में चरक के साथ सुश्रुत, वाग्भट, शारंगर आदि सभी आचार्यों ने जो चीज़ें बताई हैं, उन सभी चीज़ों का समावेश करके और उन पर बार बार बहुत सारे लोगों में परीक्षण करके और जिन चीज़ों से अच्छी तरीके से प्रकृति परीक्षण हो पाता है उन्हीं चीज़ों को लिया है और बाकी उसमें से निकाल दिया है। तो उस तरीके से भी किया जा सकता है। किसी के पास यदि वो टूल अवेलेबल नहीं है तो चरक संहिता का ये जो प्रकृति परीक्षण का तरीका है ये सर्वश्रेष्ठ है। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज़। तो प्रकृति परीक्षण इस तरीके से चरक ने जो बताया है, चरक के तरीके से इस तरीके से हम प्रकृति परीक्षण कर सकते हैं एक एक गुण के आधार पर, और गुणों के आधार पर ही प्रकृति परीक्षण करना सर्वश्रेष्ठ है। गुणों के आधार पर ही हमको मार्किंग भी करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर गीता जी, डॉक्टर गीता मैडम। हाँ जी सर, हाँ जी। डॉक्टर साहब का जरा धन्यवाद। हाँ ठीक है। डॉक्टर भुवनेश, आपका इस सेशन में विश्व आयुर्वेद परिषद का जो लेक्चर सीरीज है इसमें आने के लिए हम लोग विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परंतु मैं पर्सनली
संहिता सिद्धांत विभाग में प्रिंसिपल भी हूँ और प्रोफेसर भी हूँ आयुर्वेदिक कॉलेज में। तो मैंने आपका लेक्चर सुना और मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। उसका रीजन था, मेरे ये इंटरेस्ट का विषय भी था, और जिन लोगों ने सुना होगा उनका पूरा एक्सप्लोर करके अच्छे से उनको समझ में आया होगा। और जो डॉक्टर भुवनेश हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर एनआईए में है, मेरे को विकास सर ने अभी बताया, और सीसीआरएस में भी आपका बहुत ज्यादा अनुभव है। और जो आपकी प्रेजेंटेशन थी उसमें भी बहुत अच्छे से आपका अनुभव रिफ्लेक्ट हो रहा था। और जैसे उसमें बता रहे थे ना आप, ये मतलब वात वाले को ठंड लगती है, वो फर्स्ट स्टेज हुई। और अगर वो थोड़ी और ठंड लगे तो कांपने लगता है, और ज्यादा ठंड लगे तो वो जकड़ाहट हो जाती है। ऐसे ही हमारे जो गाइड मैडम थे, जब हम लोग पीजी कर रहे थे, मुझे आज तक याद है, उसमें जब अनुमान प्रमाण कराते थे तो मैं अपने यूजी के बच्चों को ऐसी कई बातें जो आपने आज बताई, जो कॉमनली बीएमएस के स्टूडेंट्स को नहीं बता पाते, हम लोग शॉर्ट में करते हैं कई बार, तो उसमें वो हर्षम आमोदेन क्रोधम अभिद्रोहेण ऐसे करके उसमें भी उसकी एक्सप्लेनेशन जब बताते थे मैडम की, क्रोध में जो फर्स्ट स्टेज होती है उसका मुंह लाल हो जाता है, और जब उसको और ज्यादा क्रोध आता है तो वो मुट्ठियां भींच लेगा, और क्रोध आएगा तो कोई यंत्र का प्रयोग करेगा पीछे, यानी उसकी स्टेजेस ऐसे ही वात के जो गुण थे, रुक्ष, खुर, खर और परुष, उसमें भी यानी रुक्षता की स्टेजेस ही थी कि रुक्षता जो है, ड्राइनेस जो है, स्नेह भाव कम हो गया, तो फर्स्ट स्टेज में रुक्षता है, और सेकंड स्टेज में फिर उसका खर भाग हो गया, खर भाव हो गया, और ऐसे परुष और भी ज्यादा रुक्षता बढ़ गई। तो यानी बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत इंटरेस्टिंग था। और मतलब मैंने एक लेक्चर दिया था आतुर परीक्षा भाव, मैंने 10 भावों पे बोलना था, और आपने प्रकृति पे इतनी देर, बहुत ज्यादा, यानी कि अगर हम सोचें तो उनकी जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो नेचुरली वातल है या पित्तल है, तो कैसे उसकी प्रोननेस है, अगर पित्तल है तो वो जल्दी से पित्तल आहार विहार खा के जल्दी से उसको पित्तल व्याधियां हो सकती हैं। ऐसे ही जो श्लेष्मल है, उसको अगर अपने आप को प्रिवेंट करना है रोगों से, यानी उसकी जो हेतु सेवन अगर वो पित्तल कम करेगा तो उसको जल्दी से पित्तल बीमारियां नहीं होंगी, नहीं तो उसको जल्दी होंगी। ऐसे जो श्लेष्मल का नेचुरल गुण है श्लेष्म के, अगर वो श्लेष्मल आहार विहार नहीं सेवन करेगा तो उसको जल्दी से डिजीज नहीं, यानी बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट था सर, मेरे पास शब्द ही नहीं है इन सारी चीजों का जो डेप्थ और जो ज्ञान आपने दिया है समझाने की आपने। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपकी परीक्षा आज कर डाली कफ प्रकृति, यानी कैसे सहज भाव से आप बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं कर रहे, और पूरा मतलब बिल्कुल सम अप करके हर चीज को, एक एक शब्द को एक्सप्लोर कर रहे थे, और बड़े धैर्य से हमें आपने सबको, यानी जो लोग भी अटेंड कर रहे थे सबको धैर्य भाव से एक एक शब्द को समझाया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब मेरे पास शब्द नहीं, इनक्रेडिबल वर्ड ही कहूंगी कि आपका जो लेक्चर था और बहुत ही बढ़िया था। और इसी तरह से मैं कहती हूँ, आप जैसे लोग अगर आयुर्वेद को बार बार एक्सप्लोर करके लोगों तक पहुंचाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आयुर्वेद एक राष्ट्र चिकित्सा पद्धति बनेगा। तो सर आपके लिए बहुत सी शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद गीता मैडम, धन्यवाद डॉक्टर भुवनेश जी। मैडम हमेशा ही हमें ऐसे ही अपने शब्दों से हमारा प्रोत्साहन करती रहती हैं और हमें और प्रेरणा मिलती है। और आपका भी परीक्षण डॉक्टर साहब ने आज कर ही लिया, आपकी प्रकृति एनालिसिस भी आपका सुनते सुनते व्याख्यान और आज का व्याख्यान को समापन की ओर ले जाते हुए हम लोग शांति मंत्र करेंगे सभी, और फिर शांत करेंगे। तो सभी एक लाइन पंक्ति के पीछे सभी लोग बोलेंगे साथ में, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।